हेलो डियर। तो जितने भी थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आप लोग कह रहे थे कि थर्ड ईयर का वीडियो कब आएगा कब आएगा। तो थर्ड ईयर का वीडियो भी अब रेगुलर आएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़िएगा। इससे पहले भी हम बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन करा चुके हैं, खासकर मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी में। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो देखिए। बाकी जो लोग चाहते हैं थर्ड ईयर के अच्छे से तैयारी करना, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज मिडवाइफरी, गायनेकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड यानी CHN2 करके आपको प्लेलिस्ट बना होगा 22 से 23 करके, ठीक है। तो आप जो है जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं सब चीज़, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे आपको कंप्लीट पढ़ाया गया है हर एक क्वेश्चन को। बाकी रिवीजन भी आपको डेली शाम में मिलेगा, आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज बहुत खूबसूरत प्रश्न लेकर आए हैं। यह प्रश्न कभी भी 10 या 15 नंबर से कम में आपको नहीं पूछता है एग्जाम में, या तो 10 नंबर या 15 नंबर हर हाल में पूछता है। ओके, चलिए। PPH आप लोग जानते हैं ना, PPH के बारे में डिटेल से आपसे पूछेगा। क्या PPH का मतलब क्या होता है? प्रसव पश्चात रक्तस्राव, यानी डिलीवरी के बाद होने वाले रक्तस्राव को PPH कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पोस्ट पार्टुम हेमरेज, P फॉर पोस्ट, P फॉर पार्टुम, H फॉर हेमरेज, पोस्ट पार्टुम हेमरेज, यानी बच्चे के जन्म लेने के बाद एक महिला से जो रक्तस्राव होता है उसी को पोस्ट पार्टुम हेमरेज कहते हैं, ठीक है। चलिए, डिटेल्स में इसको हमको बताना है, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, पोस्ट पार्टुम हेमरेज PPH होता क्या है? PPH कहने का अर्थ है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। PPH कहने का मतलब होता है शिशु जन्म के देख लीजिए PPH क्या होता है? शिशु जन्म के पश्चात, यानी शिशु के जन्म के बाद माँ को, एक महिला को 6 सप्ताह तक जनन मार्ग से, ऐसा नहीं है कि ब्लडिंग मुंह से होने लगे, नाक से होने लगे, ऐसा नहीं है, या कान से होने लगे। शिशु जन्म चाहे चूँकि संभव है कान से होना, नाक से होना, मुंह से होना, ब्लडिंग संभव है, तो उसको ब्लडिंग हम नहीं कहेंगे। ब्लडिंग के मतलब है कि जनन मार्ग से हो, ठीक है। बच्चा जन्म लेने के बाद जनन मार्ग से जो ब्लडिंग होगा उसी को हम लोग PPH वाला ब्लडिंग, पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, समझ गए। क्योंकि ब्लडिंग तो मुंह, नाक, कान कहीं से भी हो सकता है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि डिलीवरी के बाद मुंह, कान, नाक से ब्लडिंग होने लगेगा तो उससे पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे, नहीं। शिशु जन्म के पश्चात, जन्म के बाद जो माँ को 6 सप्ताह तक जनन मार्ग से, यानी बच्चा आज अभी जन्म लिया और अभी जन्म लेने के बाद, ठीक है, जन्म ले किया, उसके बाद जो ब्लडिंग होने लगता है एक महिला को, वह आगे 6 सप्ताह तक हो सकता है, 4 से 6 सप्ताह तक, ठीक है। तो ये जो ब्लीडिंग होता है 6 सप्ताह तक जन्म के बाद, इस और यह जनन मार्ग से होता है, तो इसी जनन मार्ग से होने वाले रक्तस्राव को जो है हम लोग प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहते हैं। यह सूतिका अवस्था में भी कभी कभी हो सकता है। यह रक्तस्राव सूतिका अवस्था में कभी कभी हो सकता है, ठीक है। सूतिका अवस्था भी वही होता है, आप लोगों को पता होगा, 4 से 6 सप्ताह का बच्चे के जन्म के बाद 4 से 6 सप्ताह का जो समय होता है यही सूतिका अवस्था होता है, ठीक है। और इसमें भी कभी कभी ब्लीडिंग होता ही है, क्योंकि यह 6 सप्ताह तक ब्लीडिंग चलता है PPH का, तो इसमें भी आ ही जाएगा, समझ गए ना। चलिए, आपको अच्छे से अब आगे डिटेल्स में दिखाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आता है, आप लोग देख लीजिए, कहता है प्राथमिक प्रसव। देखिए टाइप्स, PPH के टाइप्स में एक टाइप होता है, दो प्रकार होता है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। एक होता है प्राइमरी PPH, एक होता है सेकेंडरी PPH। प्राथमिक प्रसव पश्चात रक्तस्राव और द्वितीयक प्रसव पश्चात रक्तस्राव, ठीक है। एग्जाम में हेडिंग लिख सकते हैं, हेडिंग इंग्लिश हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा खिचड़ी कर दीजिएगा तब गड़बड़ हो जाएगा। इतना जैसे लिखा है ना, इतना आपको चलेगा, इतना आपको ये चलेगा, ज़्यादा हिंदी में इंग्लिश घुसेसिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है प्राथमिक, प्राइमरी वाला होता है। देखिए, प्राइमरी मतलब होता है क्या चीज़, सबसे प्रथम। तो यह रक्तस्राव प्रसव पूरा होने के 24 घंटे के अंदर होता है, इसलिए इसे अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज भी कहते हैं। एटोनी गर्भाशय, ठीक है, चोट व दुर्घटना व रक्त स्कंदन विकार इसके मुख्य कारण है। देखिए होता क्या है, ब्लड कोगुलोपैथी। ब्लड कोगुलोपैथी का मतलब है कि इसमें
जो है रक्त का थक्का बनने का समस्या होता है, जिसमें थक्का नहीं बनता है, ब्लडिंग होते रहता है, समझ गए। तो देखिए प्राइमरी पोस्टपार्टम कहने का मतलब है कि बच्चा जन्म लिया, ठीक है, बच्चा जन्म लिया, यहाँ पे जन्म लिया और जन्म लेने के बाद से फर्स्ट जो 24 घंटे तक जो ब्लडिंग होगा वह प्राइमरी प्रसव रक्तस्राव में आएगा, ठीक है, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज में आएगा, समझ गए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल जो पीपीएच है वो तो जन्म के बाद से लेकर और 6 सप्ताह तक होगा तो उसे पीपीएच कहेंगे, लेकिन इसमें 2 प्रकार है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी वाला उसे कहते हैं जो 24 घंटे के अंदर होता है प्रसव के बाद, प्रसव पूरा होने के बाद, यानी बच्चे के जन्म लेने के बाद से लेकर पहले 24 घंटे का जो समय होगा और उसमें जो ब्लडिंग होगा वह प्राइमरी पीपीएच कहलाएगा, ठीक है। इसलिए इसे जो है हम लोग अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज भी कहते हैं, ठीक है, अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज भी कहते हैं। इसके होने का कारण एटोनिक गर्भाशय होता है, चोट होता है, दुर्घटना होता है, कोई चोट लगना, दुर्घटना वही, रक्त अस्कंदन विकार यानी थक्का नहीं बन पाना ब्लड का, और इसके मुख्य कारण होते हैं प्राइमरी का, ठीक है। सेकेंडरी की बात किया जाए तो आपके सामने में है द्वितीयक प्रसव पश्चात रक्तस्राव, इसको ट्रू पीपीएच भी कहते हैं। इसको ट्रू, अब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि किस पीपीएच का नाम जो है ट्रू पीपीएच है, तो सेकेंडरी का ट्रू पीपीएच भी कहते हैं, ठीक है, इसको ट्रू पीपीएच भी कहते हैं। यह रक्तस्राव प्रसव पूरा होने के 24 घंटों के बाद होता है। ये जो रक्तस्राव होता है प्रसव कंप्लीट होने के 24 घंटे के क्या होता है, बाद होता है। बातें को समझ गए। इसे विलंबित जन्मों उपरांत सूतिका अवस्था भी कहते हैं, डिले पोस्टपार्टम हेमरेज भी कहते हैं, ठीक है। इसको ट्रू पीपीएच भी कहते हैं। यह रक्तस्राव प्रसव पूरा होने के 24 घंटे के बाद होता है, ठीक है, यह रक्तस्राव प्रसव पूरा होने के 24 घंटे के बाद होता है, इसीलिए इसे विलंब जन्मों उपरांत सूतिका अवस्था भी कहते हैं। देखिए प्राइमरी है तो वह 24 घंटा से जन्म लेगा और जन्म लेने से 24 घंटे के अंदर होता है, ठीक है, 24 घंटे के अंदर होगा यह रक्तस्राव। लेकिन जो द्वितीयक है सेकेंडरी जो है यह प्रसव पूरा होने के 24 घंटे के बाद होता है, ठीक है। 24, जैसे अभी बच्चा जन्म लिया तो अभी से लेकर 1 दिन मानिए दिन और रात पूरा ब्लडिंग नहीं होगा। कल प्रसव में तो ब्लड जो होगा ही, प्रसव में तो जो ब्लीडिंग वगैरह होगा प्रसव के समय वो तो होगा ही। यहाँ पे प्रसव के समय की बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रसव पूरा होने के बाद की बात किया जा रहा है। तो पूरा होने के बाद अगर 24 घंटा के अंदर अगर ब्लडिंग हो गया तो वह प्राइमरी में चला जाएगा और उसका कारण होगा एटोनिक गर्भाशय, चोट, दुर्घटना, ब्लड कोगुलोपैथी, ये सब कारण होगा इसका, ठीक है। जबकि सेकेंडरी का बात कहेगा तो सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज में होता यह है कि इसे ट्रू पीपीएच कहते हैं और इसमें प्रथम 24 घंटे के जो होता है उसके बाद ही जो है ब्लडिंग यहाँ पे होता है, इसीलिए इसे द्वितीयक कहा गया है, ठीक है। अगर 24 प्रसव के बाद 24 घंटे के अंदर हो गया तो प्राइमरी, और प्रसव के पूरा होने के 24 घंटे के अगर बाद अगर होता है तो वह द्वितीयक में आ जाएगा, जिसे ट्रू पीपीएच कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग अर्ली कहते हैं, तो इसे हम लोग विलंब जन्मों उपरांत सूतिका स्राव का भी कहते हैं, डिले पोस्टपार्टम हेमरेज भी कहते हैं, ठीक है। चीज़ों को समझ गए। चलिए तो ये दोनों टाइप्स आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे अब इसका कारण देखेंगे हम लोग। कारण देखिए, कारण में है एटोनिक यूट्रस। अभी ऊपर में देखे हैं आप लोग प्राइमरी वाला में कि एटोनिक यूट्रस इसका कारण बनता है। अब ये एटोनिक यूट्रस होता क्या है देख लीजिए। पीपीएच के लिए यह सबसे बड़ा कारण होता है, ठीक है, पीपीएच के लिए यह सबसे बड़ा कारण एटोनिक यूट्रस होता है। इसमें यूट्रस की जो मायोमेट्रियम है, जो बिचला लेयर है यूट्रस का, उसमें शक्तिहीनता अथवा जो इलास्टिसिटी होता है, तान्यता होता है, उसमें कमी के कारण पेशियों में संकुचन तथा शिथिलन नहीं हो पाती है। इस कारण से प्लेसेंटा के पृथक्करण वाले स्थान पर स्थित फटे हुए साइनस पर प्रभावी नहीं बन पाता है, जिस कारण से रक्त रुकता नहीं है और असाधारण रक्तस्राव होता रहता है। इसे निम्न कारण होते हैं। देखिए
आपको पता है कि जब प्रसर्व पूरा होता है तो प्लेसेंटा यूट्रस में जो प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटा जो लगा हुआ है यूट्रस में, यह प्लेसेंटा छोड़ता है, यूट्रस के दीवार को छोड़कर बाहर निकल जाता है, प्रसर्व कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो प्लेसेंटा जो छोड़ता है तो यह अपने साथ कुछ जो है मांसपेशी को भी खींच कर बाहर ले आता है। यानी जैसे मानिए कि हम किसी को बॉडी पर कोई जले हुए चीज़ को चिपका देंगे तो क्या करेगा, वह जला हुआ जो चीज़ है वह वापस चमड़ी को भी खींच लेगा। तो उसी प्रकार से यह प्लेसेंटा यूट्रस के दीवार से लगा हुआ है एकदम। तो जब यह प्लेसेंटा निकलेगा प्रसर्व के बाद तो अपने साथ कुछ दीवार के भाग को भी ले आता है। तो लेने से होता यह है कि यह क्या होता है, खींच लेने से ब्लडिंग शुरू हो जाता है यूट्रस से, ठीक है। अब इस ब्लडिंग को नेचुरली बंद होना चाहिए ना, तो दवाई देकर बंद किया जाता है। तो नेचुरली बंद होने के लिए क्या होता है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है ना तो इस यूट्रस में क्या होता है, हाँ, लचीलापन गुण पाया जाता है, इलास्टिसिटिक गुण होता है, जो क्या होता है कि संकुचन व शिथिलन में भूमिका निभाता है। और शिथिलन होने से यूट्रस में जहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ है प्लेसेंटा निकलने के कारण उस पर दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने से ब्लड जो है धीरे धीरे बंद होने लगता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो मायोमेट्रियम की पेशी है इसमें होता यह है कि यह शक्तिहीन हो जाता है, ठीक है, शक्तिहीन और इलास्टिसिटी में कमी हो जाता है, जिसके कारण वह संकुचन व शिथिलन नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्षतिग्रस्त स्थान पर दबाव नहीं बन पाता है और फिर जो है ब्लीडिंग होते रहता है, असामान्य ब्लीडिंग, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा है ना, फटे हुए साइनज यानी फटे हुए जगहों पर दबाव नहीं बना पाता है, जिसके कारण रक्त रुकता नहीं है और असाधारण रक्त होते रहता है। तो एटोनिक यूट्रस का मतलब होता है कि यूट्रस शक्तिहीन और तन्यता में कमी हो जाना, शक्ति विहीन हो जाना, ठीक है, यूट्रस का। अब जब यूट्रस शक्ति विहीन हो जाएगा, इलास्टिसिटी में कमी हो जाएगा, तन्यता में कमी हो जाएगा, तो वह संकुचन व शिथिलन नहीं कर पाएगा और इसके कारण ब्लडिंग का जो जगह है उस पर दबाव नहीं बन पाएगा और वह ब्लड को रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अब इसके एटोनिक यूट्रस होने के भी कारण होते हैं। सबसे पहले बहुप्रसरवा, मतलब एक से अगर 2, 3, 4 बच्चे हो चुके हैं, बहुप्रसरवा है, मल्टीग्रेविडिया है, तो इस कारण भी जो है यूट्रस कमज़ोर हो जाएगा। लंबा प्रेशर बहुत ज़्यादा देर तक चला है तो उसमें भी प्रेशर जो यूट्रस है वह कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। रिटेंड प्लेसेंटा, गर्भाशय कुप्रसूति मतलब माल पोजीशन बच्चे का होना, प्रसर्व की तृतीय अवस्था का कुप्रबंध, जो थर्ड स्टेज है लेबर का, उसमें आप सही से मैनेजमेंट नहीं किए हैं तो यूट्रस पर दिक्कत आएगा। गर्भाशय पर अत्यधिक तनाव देना, यह सब जो है कारण बनता है एटोनिक यूट्रस का, जिससे यूट्रस कमज़ोर और कम इलास्टिसिटिक हो जाता है, ठीक है, जिससे ब्लडिंग होता है ज़्यादा। तो तो एटोनिक यूट्रस समझ गए, पहला कारण पीपीएच का। दूसरा कारण है, देख लीजिए, चोट के कारण। दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है चोट के कारण, ठीक है। चोट के कारण कहने का मतलब होता है कि स्त्री की चोट के कारण भी रक्तस्राव हो सकता है। प्रसव के समय व प्रसव के बाद जनन नलिका जो होता है उसको चोट से रक्तस्राव हो सकता है, जैसे सिजेरियन ऑपरेशन, गर्भाशय क्षति के कारण, एपिजियोटोमी आदि, ठीक है। जैसे देखिए होता क्या, चोट के कारण। अब चोट के कारण ये थोड़ी ना है कि कहीं टकरा गया है या जानबूझकर जो है उस पर कुछ कोई चीज़ से चोट लग गया। चोट लगने का मतलब होता है कि जैसे सिजेरियन सेक्शन चल रहा है उसी में किसी चीज़ों से इधर उधर हो गया, ठीक है, इधर उधर जो है क्षति पहुंच गया, ठीक है, गर्भाशय क्षति हो गया है किसी कारण से, ठीक है ना, और उसके बाद एपिजियोटोमी करना पड़ा हो, तो इन सभी सर्जरी के मामले में भी जो है आपके चोट बताया जाता है, ठीक है, सर्जरी के मामले में भी चोट बताया जाता है। तो ये सब चोट के कारण भी जो है आपके रक्तस्राव हो सकते हैं, ठीक है। अब चोट के कारण जो जनन नालिका है उसमें क्षति पहुंचेगा और वहाँ से ब्लडिंग होने लगेगा, समझ रहे हैं चीज़ों को। उसके बाद है रक्त का न जमना, ब्लड कोगुलोपैथी, ठीक है, ब्लड कोगुलोपैथी। तो रक्त का न जमना, कभी कभी रक्त जमने के कारक यानी फाइब्रिनोजोन जो होता है
की कमी रहती है। फाइब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड को थक्का बनने में मदद करता है। अब इसके कमी हो जाएगा तो ब्लड से क्या होगा, ब्लड थक्का नहीं बनेगा, जिस कारण से गर्भाशय में अपरा के स्थान पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और रक्तस्राव प्रसव के बाद भी जारी रहता है। ठीक है, रक्त का न जमना कहने का मतलब है कि जो फाइब्रिनोजेन होता है, जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करने वाला घटक है, यह क्या करता है कि जैसे ही हमारे बॉडी से कहीं ब्लड निकलने लगता है तो यह जो है अपना क्रिया करने लगता है, यानी ब्लड को थक्का बनाने लगता है। अब समझिए अगर ब्लड थक्का न बने आपके बॉडी में तो कहीं कट फट जाए या कुछ घाव वगैरह है और वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, तो समझिए अगर ब्लड आपका थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा, वह बिल्कुल भी जो है वहाँ पे ब्लड रुकेगा नहीं, ब्लड रेगुलर निकलते रहेगा, जिससे क्या होगा, आपके पूरे बॉडी से ब्लड खाली भी हो सकता है। तो इसलिए ब्लड को जमना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा निकला और जम जाएगा तो क्या होगा, आपका ब्लड जो है सेफ रहेगा, आपके बॉडी में बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो रक्त का जमना भी बहुत ज़रूरी होता है समय पर। ठीक है, तो यही कहता है कि जहाँ पे प्लेसेंटा लगा हुआ रहता है यूट्रस में, वहाँ पे जो है रक्त की थक्का नहीं बन पाता है, जिसके कारण जो है लगातार ब्लडिंग होते रहता है और यह ब्लड कोगुलोपैथी यानी रक्त न जमने के कारण होता है। ठीक है, तो ये आपका 3 कारण, मेन कारण मैंने बता दिया। और जो दूसरा आप देखे हैं कि दूसरा क्या था, सेकेंडरी वाला, वह तो ट्रू रक्तस्राव है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी 24 घंटे के बाद अगर हल्का फल्का रक्तस्राव हो रहा है तो वह होते रहता है, एक नॉर्मल डिलीवरी के बाद वह रक्तस्राव होना रहता है। ठीक है, होते रहता है 6 सप्ताह तक। तो ये चीज़ें को आप लोग को समझ जाइए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं मैनेजमेंट में। अब एक पीपीएच अगर किसी महिला में हो रहा है तो उसका हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट प्रबंध, आप चाहें तो इसके मैनेजमेंट को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं बता चुका हूँ। मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे कि पहले महिला में क्या क्या होगा। ठीक है, हम उसको बंद करने कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे जो है रक्तस्राव को कम कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए भी करेंगे। कैसे जो है अगर किसी को ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके पोषण का प्रबंध कैसे करेंगे ताकि उसके ब्लीडिंग होने पर भी उसको जो है असर बॉडी को ज़्यादा ना पहुँचे। ठीक है, उसके बाद ब्लीडिंग को बंद करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सारा प्रबंध जो है हम लोग को अलग अलग पॉइंट बना के भी हमको सभी पॉइंट में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तो मैं 15-16 पॉइंट सीधा बता दूंगा। इसी 15 से 16 पॉइंट को आप 5 पॉइंट में सब में 3-3 पॉइंट लिख दीजिएगा अलग अलग करके। ठीक है, पॉइंट दर्शा के तो बेहतर रहेगा। जैसे देखिए, पहला है, यह एटोनिक गर्भाशय के कारण रक्तस्राव हो या आघात के लक्षण विद्यमान हो तो आघात का उपचार अवश्य करें। अब मान गए कि ब्लीडिंग हो रहा है एटोनिक यूट्रस के कारण, तो हो सकता है ब्लीडिंग होने से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से शॉक भी लग सकता है, सदमा आघात भी लग सकता है, तो आघात का उपचार करेंगे। ओके, महिला को आईवी फ्लूइड देना चाहिए, वो ऑक्सीजन भी तुरंत दे। अब जब आघात लगे महिला में तो उसे आईवी फ्लूइड भी देना चाहिए, तरल देना चाहिए, क्योंकि उसके बॉडी में जैसे ही ब्लड कमेगा तो तरल मात्रा भी कम जाएगा जिससे शॉक लग जाएगा। तो आईवी फ्लूइड और ऑक्सीजन भी देते रहेंगे, क्योंकि ब्लड कमेगा तो ऑक्सीजन का भी मात्रा कमेगा बॉडी में। लार्ज बोल कैनुला के द्वारा रोगी को सीधे मार्ग द्वारा रक्तदान करना चाहिए। ठीक है, कहता है लार्ज बोर के द्वारा कैनुला के द्वारा रोगी को आईवी के द्वारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। क्योंकि रक्तस्राव जा रहा है तो ब्लड की कमी होगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही पड़ेगा। 5 से 10 यूनिट ऑक्सीटोक्सिन आईएम मार्ग द्वारा दिया जाना चाहिए। साथ में देख लीजिए, मैंने बताया कि इस ब्लड को कमी करने के लिए हम दवाई भी देंगे। तो 5 से 10 यूनिट ऑक्सीटोक्सिन जो यूट्रस को क्या करता है, संकुचन को शिथिल करता है, जिससे ब्लड रुकेगा, तो आईएम मार्ग द्वारा दिया जाना चाहिए। साथ में 0.2 mg मिथेरजिन का इंजेक्शन भी देना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कभी भी पूछेगा कि ऑक्सीटोक्सिन का क्या काम है। तो ऑक्सीटोक्सिन का बहुत काम है, यह दूध को भी प्रेरित करेगा, स्तन में दूध लाने के लिए। ठीक है, साथ में यह जो है बच्चे को जन्म दिलाने के लिए यूट्रस को संकुचन कंट्रैक्शन शुरू करने के लिए भी दिया जाता है। यह ब्लीडिंग को भी कम करता है। तो ऑक्सीटोक्सिन का ये 3 काम याद रखिएगा। बाकी 0.2 mg का मिथर्जिन भी दिया जाता है।
गर्भाशय में जगह जगह रक्त के थक्के बन जाते हैं, ठीक है। अतः गर्भाशय की हल्की मालिश करनी चाहिए ताकि संकुचन प्रारंभ हो सके। अब ऐसे कंडीशन में चूँकि ब्लड यूट्रस से ही आ रहा है तो जगह जगह पर वहाँ पे थक्के अलग अलग बन जाते हैं, अतः हल्की गर्भाशय की मालिश करना जरूरी है, ठीक है। एर्गोमेट्रिन का इंजेक्शन देना चाहिए, एर्गोमेट्रिन का इंजेक्शन देना चाहिए महिला को संक्रमण ना हो इसके लिए प्रोफिलाइटिक एंटीबायोटिक देनी चाहिए। अब इस दौरान ब्लीडिंग हो रहा है, बच्चा अभी जन्म लिया है तो संक्रमण के खतरा रहता है, तो इसके लिए प्रोफिलाइटिक एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए। ओके, महिला के जैविक चिन्हों को निरंतर जांच कर नोट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? महिला को जो जैविक चिन्ह है उसे जांच कर निरंतर नोट करना चाहिए। महिला को शिशु को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो महिला है, महिला को कहना चाहिए कि आप जो है अपने बच्चे को स्तनपान कराइए, प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि स्तनपान कराने से भी ब्लीडिंग में कमी आती है, ठीक है। चलिए, यदि रोगी के स्थिति स्थिर है, मतलब कंडीशन स्टेबल है और रक्तस्राव जारी हो तो रोगी को गर्भाशय की जांच कर देखना चाहिए कि अपरा का कोई भाग जो है यूट्रस में रह तो नहीं गया है। यदि ऐसा हो तो मैनुअल निकाल देना चाहिए। अगर महिला ठीक है, कंडीशन उसका बिल्कुल स्टेबल है, सही है और ब्लडिंग हो ही रहा है तो एक बार यूट्रस के जांच करना चाहिए कि जो प्लेसेंटा है कंप्लीट बाहर आया है या कुछ भाग प्लेसेंटा का उसी में रह चुका है, बच चुका है। अगर ऐसा है तो मैनुअल उसे निकाल देना चाहिए, ठीक है। आगे है, देख लीजिए 11 है, बाई मैनुअल दबाव द्वारा गर्भाशय के एंटीरियर और पोस्टीरियर दीवार को दबाकर रक्तस्राव को रोका जा सकता है, ठीक है। बाई मैनुअल द्वारा मतलब मैनुअल दबाकर यूट्रस के एंटीरियर और पोस्टीरियर दीवार को हम दबाकर रक्तस्राव को रोक सकते हैं। मानिए कि हमारे हाथ में कट गया है, ठीक है। अब कट गया है, उसको कस के दबा देंगे तो रक्तस्राव नहीं बाहर नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से अगर यूट्रस में प्लेसेंटा जहाँ से छोड़ा है वहाँ से ब्लीडिंग होगा तो उसको अगर यूट्रस हमारा नहीं दबाव बना पा रहा है, वह एटोनिक यूट्रस है तो दबाव नहीं बना पाएगा उतना अच्छा से, जिससे ब्लीडिंग होते रहेगा। तो दबाव के लिए हम खुद से जो है मैनुअल जो है गर्भाशय के आगे और पीछे वाले दीवार को दबाकर रक्तस्राव रोक सकते हैं। रोगी के जो पेट है उदर पर नाभि स्थान से ऊपर बंद मुट्ठी द्वारा एब्डोमिनल औरोटा को दबाते हैं ताकि रक्त की जो गर्भाशय को आपूर्ति है वह बाधित किया जा सके। अब जो रोगी है, रोगी के पेट के ऊपर उदर पर नाभि स्थान से ऊपर बंद मुट्ठी के साथ, जैसे बंद मुट्ठी किए और नाभि जो होता है नाभि से ऊपर बंद मुट्ठी करके एब्डोमिनल औरोटा होता है जहाँ पे हमारे यूट्रस के वगैरह ब्लड सप्लाई होता है इस औरोटा के द्वारा। इसको बंद मुट्ठी से दबाते हैं ताकि रक्त की गर्भाशय को आपूर्ति बाधित किया जा सके। ओके, गर्भाशय के मुख को बंद करने के लिए गौज टुकड़े यूटेराइन पैकिंग बनाकर गर्भाशय के मुख पर लगानी चाहिए, ठीक है। गर्भाशय के मुख को बंद करने के लिए गौज के टुकड़े यूटेराइन पैकिंग बनाकर गर्भाशय के मुख पर लगानी चाहिए। अरे जिस प्रकार से नाक में ब्लडिंग होता है तो नाक के नेजल पैकिंग करते हैं ना, उसी प्रकार से हम यूटेराइन पैकिंग भी कर देंगे यूट्रस के मुख को, ठीक है। गर्भाशय को रक्त आपूर्ति करने वाली यूटेराइन आर्टरीज को बांध दिया जाता है। गर्भाशय को जो ब्लड दे रहा है, सप्लाई कर रहा है यूटेराइन आर्टरीज, इसको बांध दिया जाता है जिससे रक्त जाना बंद हो जाता है यूट्रस में। अब जब यूट्रस में ही बंद हो जाएगा रक्त जाना तो फिर कहाँ यूट्रस से ब्लड निकलेगा। सभी उपाय निष्क्रिय हो जाने पर गर्भाशय को सर्जरी द्वारा काटकर निकाल दिया जाता है जिसे हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। अगर मानिए किसी को प्रसव किया गया, बच्चा जन्म दिया गया, बच्चा चाहे पहले ही बच्चा क्यों ना हो और बच्चा जन्म देने के बाद महिला के ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं रुक रहा है, चाहे उसको हम एब्डोमिनल औरोटा को दबा दिए, चाहे यूटेराइन पैकिंग कर दिए या मैनुअल यूट्रस को दबा दिए, दवाई दे दिए, फिर भी या फिर यूटेराइन आर्टरीज को बांध दिए, फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है तो लास्ट ऑप्शन होगा कि भाई यूट्रस को सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाए। और यूट्रस को सर्जरी के द्वारा हटाने को हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। और जब यूट्रस को हटा दिया जाएगा तो उसके बाद महिला जो है उसको कोई बच्चा नहीं होगा, समझ गए, क्योंकि यूट्रस ही बच्चे को क्या करता है,
रखता है, यूट्रस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और मिलते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आपको करा दिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।